तो बच्चों पिछले वीडियो लेक्चर में अपन ने ऊष्मा के बारे में देखा और सेम जैसे कार्य के लिए था वैसा का वैसा ही सेम ऊष्मा के लिए था। बस कार्य में पीवी डायग्राम ड्रॉ किया जाता है और ऊष्मा के लिए टीएस डायग्राम बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, अब एक चीज़ मैं और बताता हूँ। और जैसे समदाबी प्रक्रम में ऊष्मा जो होती है, समदाबी प्रक्रम में ऊष्मा समदाबी प्रक्रम में ऊष्मा Q जो दी जाती है बच्चों वो n CpdT से दी जाती है। और सम आयतनी प्रक्रम में ऊष्मा सम आयतनी प्रक्रम में जो ऊष्मा है वो Q = n CvdT से दी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। समदाबी प्रक्रम में ऊष्मा n CpdT से दी जाती है, जबकि समायतनी प्रक्रम में ऊष्मा n CvdT से दी जाती है। क्लियर है बच्चों? आगे बच्चों अपन पढ़ेंगे तीसरा टर्म और वो है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। देखो बच्चों, आंतरिक ऊर्जा जो होती है इन जनरल आंतरिक ऊर्जा जो है इन जनरल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी अर्थात सभी प्रकार की ऊर्जाओं का योग होती है। परंतु आदर्श गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी का मान 0 होता है, वाइब्रेशनल एनर्जी का मान भी अपन 0 मान के चलते हैं। और जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो केवल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होते हैं। अर्थात आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। आंतरिक ऊर्जा केवल गतिज ऊर्जा के बराबर होता है और आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो NCvdT से ज्ञात किया जाता है। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन NCvdT से ज्ञात किया जाता है। और बच्चों ध्यान देना, आंतरिक ऊर्जा में ये जो परिवर्तन है du = NCvdT ये सभी प्रक्रमों के लिए लागू है। यहां CV आने का ये अर्थ नहीं है कि ये केवल सम आयतनी प्रक्रम के लिए लागू होगा, क्योंकि ये नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा है। इसका ये अर्थ नहीं है। du = NCvdT प्रत्येक प्रक्रम के लिए लागू होगा, चाहे वो समतापी हो, चाहे समदाबी हो, चाहे रुद्धोष्म हो, चाहे समायतनी हो, चाहे पॉलीट्रोपिक हो। du = NCvdT प्रत्येक प्रक्रम के लिए सत्य है। अब बच्चों ये du का मान जो है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, इसका मान केवल प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। इसका मान केवल प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, पथ पर नहीं। आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है बच्चों केवल प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, चिन्ह परिपाटी क्या होगी? ताप में वृद्धि होने पर du का मान पॉजिटिव, जबकि ताप में कमी होने पर du का मान नेगेटिव होता है। ताप में वृद्धि होने पर du का मान पॉजिटिव, जबकि
ताप में कमी होने पर du का मान निगेटिव होता है। ताप में वृद्धि होने पर du का मान पॉजिटिव, जबकि ताप में कमी होने पर du का मान निगेटिव होता है। ताप में वृद्धि होने पर du का मान पॉजिटिव। दूसरा पॉइंट बच्चों, चक्रीय प्रक्रम के लिए du का मान सदैव क्या होगा? 0, क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति क्या हो जाती है? समान। चक्रीय प्रक्रम के लिए du का मान सदैव 0 होता है। चक्रीय प्रक्रम के लिए du का मान सदैव क्या होता है? 0 होता है। अब बच्चों अपन इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, ध्यान से समझना। ये बच्चों अपने पास एक पीवी डायग्राम बनाया गया है। इसमें एक निकाय को ए से बी तक फर्स्ट पाथ से विस्थापित किया जाता है और एक बार इस सेकंड पाथ से विस्थापित किया जाता है। निकाय को ए से बी तक फर्स्ट पाथ से विस्थापित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा Q1 है और सेकंड पाथ से विस्थापित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा जो है वो क्या है? Q2 है। निकाय को ए से बी तक फर्स्ट पाथ से विस्थापित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा Q1 है और सेकंड पाथ से विस्थापित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या है? Q2 है। तो Q1 और Q2 में क्या संबंध होगा, ये अपन को देखना है। पहला ऑप्शन बताया गया आपको Q1 बराबर Q2 होगा, सेकंड Q1 ग्रेटर देन Q2 होगा, थर्ड Q1 लेस देन Q2 होगा, फोर्थ कांट से कुछ कहा नहीं जा सकता। तो बच्चों ध्यान देने वाली बात है कि जब आप ए से बी तक जा रहे हैं तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तो समान होगा, तो डेल्टा Q इज इक्वल टू du प्लस डेल्टा W। आपको यह पता है कि ए से बी तक जाओगे तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तो सेम होगा, क्योंकि यह पथ पर निर्भर नहीं करता है, यह केवल प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता है। तो बच्चों क्या होगा, यानी जिस पथ के लिए कार्य का मान अधिक होगा, जिस पथ के लिए कार्य का मान अधिक होगा उसके लिए आवश्यक ऊष्मा का मान भी अधिक होगा। अब आपको पता है कि जैसे फर्स्ट पथ से जब आप आएंगे तो परिबद्ध क्षेत्रफल इस पूरे क्षेत्रफल के बराबर होगा और जब सेकंड पथ से जाएंगे तो कार्य केवल इस नीचे के क्षेत्रफल के बराबर होगा और ये ऊपर वाला क्षेत्रफल एक्स्ट्रा बचा रहेगा। अर्थात फर्स्ट पथ के लिए W1 जो है वो बच्चों ग्रेटर देन क्या है? W2 है। फर्स्ट पाथ पर ए से बी तक विस्थापित करने के लिए कार्य का मान सेकंड पाथ से ए से बी तक विस्थापित करने में किए गए कार्य से ज्यादा है, इसलिए बच्चों निश्चित है कि Q1 ग्रेटर देन क्या होगा? Q2 होगा। Q1 का मान निश्चित रूप से Q2 से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अब बच्चों अपन एक क्वेश्चन देखते हैं। यह भी बहुत ही अच्छा और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ध्यान दे बच्चों एक बार, देखो ये अपने पास बच्चों पीवी डायग्राम है और
एक निकाय को एक बार एबीसी पथ पर और एक बार एडीसी पथ पर ए से सी तक विस्थापित किया जाता है। ये तो एबीसी पथ है और ये एडीसी पथ है, ठीक है। यहां पर आयतन बच्चों 1 लीटर है और यहां पर जो बच्चों आयतन है वो 3 लीटर है। यहां पर जो दाब है 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और यहां पे दाब 7 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो बच्चों एबीसी पथ पर निकाय को ए से सी तक विस्थापित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा का मान Q1 जो है वो 1400 जूल है। कितना है? 1800 जूल है। कितना? 1800 जूल है। निकाय को एबीसी पथ पर ए से सी तक विस्थापित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा का मान 1800 जूल है। तो इसी निकाय को एडीसी पथ पर ए से सी तक विस्थापित करने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी ये आपको ज्ञात करना है। क्या करना है बच्चों? आपको अपने पास एक गैसीय निकाय है, उसके लिए अपने पास ये पीवी डायग्राम दिया गया है। उसको एबीसी पथ पर ए से सी तक विस्थापित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा Q1 जो है वो 1800 जूल है। इसी निकाय को एडीसी पथ पर ए से सी तक विस्थापित करने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी ये अपन को बच्चों ज्ञात करना है। अब आपको पता है बच्चों निकाय को विस्थापित ए से सी तक किया जा रहा है, मींस प्रारंभिक और अंतिम स्थिति दोनों केसेस में सेम है, इसलिए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा बच्चों? समान होगा। तो पहले केस से मैं क्या करता हूं कि जो पहला जो एबीसी पथ पर Q1 का मान मेरे को दिया हुआ है 1800 जूल। अब बच्चों W1 मैं यहां से निकालूं, एबीसी पथ के लिए किया गया कार्य इस पूरे क्षेत्रफल के बराबर होगा और ये जो पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई 2 × 10⁻³ और चौड़ाई जो हो जाएगी 7 × 10⁵ हो जाएगी बच्चों और यह आ जाएगा 1400 जूल। अब आपको पता है बच्चों Q1 जो होगा वो किसके बराबर होगा? W1 + du के बराबर होगा और du की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 1800 - 1400 = 400 जूल। अब मैं क्या करूंगा बच्चों? एडीसी पथ पर जब इसको लेके जाता हूं तो कार्य W2 जो होगा वो इस नीचे के क्षेत्रफल के बराबर आ जाएगा और ये जो कार्य होगा वो आ जाएगा 2 × 10⁻³ × 2 × 10⁵ और ये बन जाएगा बच्चों 400 जूल। अब आपको Q2 की जरूरत है तो Q2 बराबर क्या बनेगा बच्चों? ये बनेगा W2 + du और du का मान तो समान रहेगा, ΔQ = du + ΔW होता है और W2 की बच्चों 400 आ गया, du का मान भी 400 आ गया, तो इसके लिए 800 जूल की जरूरत पड़ेगी। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है बच्चों इसमें, क्योंकि आपको पता है कि जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है वो केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करेगा, पथ पर निर्भर नहीं करेगा। यह जरूर है अगर एबीसी प्रक्रम में du है तो CDA प्रक्रम में -du होगी। अगर प्रारंभिक और अंतिम स्थिति परस्पर बदल जाती हैं तो एक जगह आंतरिक ऊर्जा जहां पर पॉजिटिव है तो उल्टे प्रक्रम से आने पर आंतरिक ऊर्जा क्या हो जाएगी? परिवर्तन उतना ही होगा लेकिन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के जो ऊष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम है ΔQ = du + ΔW, उसमें जो 3 क्वांटिटी अपने पास ΔQ, du और ΔW आ रही हैं, इन तीनों के बारे में अपन विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं। अब जब कभी भी आपको इक्वेशन लगानी है तो राशियों को चिन्ह सहित लगाएं,
दो राशियां देकर तीसरी राशि कभी भी आपसे पूछी जा सकती है, लेकिन ध्यान रखना बच्चों, चिन्ह सहित आपको वैल्यू रखनी है। जैसे एक क्वेश्चन, एक निकाय को ए से बी तक विस्थापित करने के लिए आवश्यक, विस्थापित करने के लिए दी गई ऊष्मा 1500 जूल है तथा निकाय पर 500 जूल कार्य किया जाता है, तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करो। अब बच्चों इक्वेशन लगाओ, डेल्टा क्यू इजिकल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब निकाय को इतनी ऊष्मा दी जाती है, निकाय को दी गई ऊष्मा पॉजिटिव मानी जाती है, तो बच्चों क्या लिखोगे 1500। डी यू मेरे को चाहिए, डेल्टा डब्ल्यू जो राशियां दी गई हैं उनको चिन्ह सहित रखेंगे। और बच्चों क्या है, निकाय पर कार्य किया जाता है, निकाय पर किया गया कार्य नेगेटिव होता है, इसलिए बच्चों यहां पर आप -500 रखेंगे और डी यू की जो वैल्यू होगी वो 2000 जूल आएगी। कई बार बच्चों क्या है कि ऊष्मा को कैलोरी में और कार्य को जूल में बदल देता है, तो पहले ऊष्मा को भी आपको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और जूल में कन्वर्ट करने के लिए 4.2 से क्या करेंगे आप, गुणा करेंगे। ठीक है, कैलोरी को जूल में बदलने के लिए 4.2 से गुणा करेंगे और जूल को कैलोरी में बदलने के लिए 4.2 से भाग देंगे। क्लियर? तो आगे बच्चों अपन ये देखते हैं कि ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम के अनुप्रयोग। ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम के अनुप्रयोग, जिसमें फर्स्ट आता है समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रम, आइसोथर्मल प्रोसेस। समतापी प्रक्रम और आइसोथर्मल प्रोसेस वह प्रक्रम जिसमें ताप समान रहे, नाम से स्पष्ट है, वह प्रक्रम जिसमें ताप समान रहे क्या कहलाता है, समतापी प्रक्रम कहलाता है। ए नाम दे लो, चलो इसको ए, फर्स्ट ए जो अपन लेते हैं वो है समतापी प्रक्रम। वह प्रक्रम जिसमें ताप समान रहे, समतापी प्रक्रम कहलाता है।
अब बच्चों इन प्रक्रमों को अपन 5-6 हेडिंग्स में पढ़ेंगे। डेफिनेशन आपकी क्लियर होगी। वह प्रक्रम जिसमें क्या समान रहे, ताप समान रहे, क्या कहलाता है बच्चों, समतापी प्रक्रम कहलाता है। वह प्रक्रम जिसमें ताप समान रहे क्या कहलाता है, समतापी प्रक्रम। फर्स्ट, सबसे पहले बच्चों अपन देखेंगे डेल्टा क्यू इजिकल टू होता है डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। इस समतापी प्रक्रम में कौन सी राशि समान होगी, कौन सी राशि शून्य होगी? तो बच्चों इसमें डेल्टा डी यू का जो मान है वो 0 होगा। डी यू इजिकल टू होता है एन सी वी डी टी, और dt का मान 0 होने के कारण du का मान क्या हो जाएगा, 0। और बच्चों इसमें डेल्टा q का मान किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा w के बराबर हो जाएगा। अतः समतापी प्रक्रम में निकाय को दी गई संपूर्ण ऊष्मा कार्य के रूप में प्रयुक्त हो जाती है। अतः समतापी प्रक्रम में समतापी प्रक्रम में निकाय को दी गई संपूर्ण ऊष्मा कार्य के रूप में प्रयुक्त हो जाती है। अतः समतापी प्रक्रम में निकाय को दी गई संपूर्ण ऊष्मा कार्य के रूप में प्रयुक्त हो जाती है। अतः यदि इस प्रकार का इंजन बनाना संभव हो, यदि इस प्रकार का इंजन बनाना संभव हो जो समतापी प्रक्रम पर कार्य करे, तो उसकी दक्षता कितनी होगी बच्चों, 100%, क्योंकि दी गई संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में बदल देगा। बाकी ऐसा संभव है नहीं, लेकिन अपन ये तो कह सकते हैं, अतः यदि ऐसा इंजन बनाना संभव हो, अतः यदि ऐसा इंजन बनाना संभव हो जो समतापी प्रक्रम में कार्य करे, तो उसकी दक्षता 100% होगी। सेकंड पॉइंट अपन देखते हैं बच्चों, इसका अवस्था समीकरण क्या होगा। आदर्श गैस समीकरण से बच्चों अपन ये जानते हैं कि पीवी इजिकल टू एनआरटी, एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका अवस्था समीकरण हो जाएगा बच्चों पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, क्या हो जाएगा, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट या P1 V1 बराबर P2 V2। ये बच्चों समतापी प्रक्रम का अवस्था समीकरण हो गया। तीसरा अपन देखते हैं समतापी प्रक्रम में गैस की विशिष्ट ऊष्मा, समतापी प्रक्रम में गैस की विशिष्ट ऊष्मा। समतापी प्रक्रम में गैस की विशिष्ट ऊष्मा कैसे देखेंगे बच्चों, आपको पता है डेल्टा क्यू, क्यू बराबर जो होता है वो होता है ms डेल्टा थीटा। अब बच्चों विशिष्ट ऊष्मा S बराबर क्या होगी, Q अपॉन m डेल्टा थीटा, और डेल्टा थीटा का मान क्या होगा, 0। समतापी प्रक्रम में ताप में परिवर्तन नहीं होता है, और बच्चों 0 का भाग लेके क्या आएगा, अनंत। अतः स्पष्ट है कि समतापी प्रक्रम में गैस की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है, समतापी प्रक्रम में गैस की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है बच्चों,
अनंत होती है। स्पष्ट है कि समतापी प्रक्रम में गैस की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो कितनी होती है? अनंत होती है। चौथा पॉइंट देखते हैं बच्चों अपन, समतापी प्रक्रम के लिए पीवी वक्र का ढाल, समतापी प्रक्रम के लिए पीवी वक्र का ढाल कितना होता है? देखो बच्चों, चाहे कोई सा भी प्रक्रम हो, पीवी वक्र का जो ढाल होगा वो हमेशा dp बाई dv होगा। समतापी चाहे कोई सा भी प्रक्रम हो, पीवी वक्र का जो ढाल होगा वो हमेशा dp बाई dv होगा। अब जब मेरे को समतापी प्रक्रम का ढाल निकालना है तो समतापी प्रक्रम के अवस्था समीकरण का मैं अवकलन करूंगा। समतापी प्रक्रम के अवस्था समीकरण का अवकलन करके मैं dp बाई dv निकालूंगा। जब मेरे को रुद्धोष्म प्रक्रम में पीवी वक्र का ढाल निकालना है तो रुद्धोष्म प्रक्रम के अवस्था समीकरण का अवकलन करके मैं क्या करूंगा? dp बाई dv का मान निकालूंगा। किसी भी प्रक्रम का जब मेरे को ढाल निकालना है, पीवी वक्र का जो ढाल है वो dp बाई dv होगा, लेकिन अलग अलग प्रक्रमों के लिए अवस्था समीकरण अलग अलग होता है, इसलिए उनके अवस्था समीकरण का अवकलन करके dp बाई dv का मान अपन ज्ञात करेंगे। तो ध्यान से समझे बच्चों, आपको पता है कि इसका जो अवस्था समतापी प्रक्रम का अवस्था समीकरण pv इजिकल टू कांस्टेंट है। अब मैं क्या करता हूं? v के सापेक्ष अवकलन करूंगा। v के सापेक्ष अवकलन करने पर कैसे करते हैं बच्चों? पहला इंटू दूसरे का अवकलन, p इंटू v का v के सापेक्ष अवकलन 1, पहला इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा v इंटू पहले का अवकलन, p का p के सापेक्ष 1, लेकिन dp बाई dv से आपको गुणा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो अवकलन किया है वो v के सापेक्ष किया है। जैसे बच्चों आपने देखा होगा, मैं कई बार बताता हूं ये चीज, जैसे मेरे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर है। क्या है मेरे पास? एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर है और मेरे को इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, तो क्या बनेगा? ये बनेगा 2x और ये बनेगा 2y, लेकिन इधर मेरे को dy बाई dx से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि मैं x के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं, इसलिए मेरे को। अब यदि मान लो मेरे को इसी का y के सापेक्ष अवकलन करना होता तो क्या बनता? 2x, लेकिन dx बाई dy से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर आ जाएगा 2y। और बच्चों मेरे को t के सापेक्ष अवकलन करना होता तो ये आता 2x और इधर dx बाई dt से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर 2y और ये dy बाई dt से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस टाइप से करते हैं। तो यहां पर जब v के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो पहला फलन p v का v के सापेक्ष 1 प्लस दूसरा फलन v पहले का अवकलन p का p के सापेक्ष 1 हो जाएगा, लेकिन dp बाई dv से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस कांस्टेंट का मान क्या हो जाएगा? 0। और इसको बच्चों सोल्व करेंगे तो ये बना v dp बाई dv इक्वल टू माइनस p बनेगा और dp बाई dv बराबर बनेगा माइनस p बाई v। स्पष्ट है कि समतापी प्रक्रम में पीवी वक्र का जो ढाल है वो माइनस p बाई v के बराबर होता है। और बच्चों आपको ये पता है कि ये गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। यही कारण है अपन ये कहेंगे कि दो समतापी वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। क्यों? क्योंकि कोई से भी दो समतापी वक्र आप लोगे तो उनका ढाल क्या आएगा बच्चों? समान आएगा। तो दो, और आपको पता है जिनका ढाल समान होता है वो रेखाएं कैसी होती हैं? एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। इसलिए बच्चों क्या होगा? दो समतापी वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते हैं। इसीलिए अपन ने देखा होगा कि जो समतापी वक्र अपन जो बनाते हैं पीवी डायग्राम पे, समतापी वक्र बच्चों ऐसा बनता है, ये T1 टेम्परेचर के लिए, ये T2 टेम्परेचर के लिए। तो विशेष ध्यान रखने वाली बात है, दो समतापी वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते हैं। तो बच्चों यहां नोट डाल के लिख रहा हूं मैं एक बार, दो समतापी वक्र कभी भी एक दूसरे को
नहीं काट सकते हैं। दो समतापी वक्र जो हैं वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काट पाएंगे। अब बच्चों अपन ये देखते हैं कि समतापी प्रक्रम में जो पीवी वक्र का ढाल अपन को प्राप्त हुआ dp बाई dv, और वो किसके बराबर प्राप्त हुआ? माइनस p बाई v के बराबर प्राप्त हुआ। अब बच्चों अपन देखेंगे समतापी प्रक्रम में गैस का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कितना होगा। समतापी प्रक्रम में आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, पांचवा पॉइंट अपन पढ़ेंगे बच्चों। समतापी प्रक्रम में आयतन प्रत्यास्थता गुणांक समतापी प्रक्रम में आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। और बच्चों इस आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को मैं के से या बी से व्यक्त करता हूं, के या बी से व्यक्त करता हूं, बल्क मॉडुलस बोलते हैं इंग्लिश में। और बच्चों ये होगा आयतन प्रतिबल, ये डेल्टा पी के बराबर होता है, दाब में परिवर्तन के बराबर होता है। आयतन प्रतिबल बटे आयतन विकृति, और आयतन विकृति होती है माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। मीन्स आयतन प्रत्यास्थता गुणांक किसके बराबर होगा? बल्क मॉडुलस आयतन प्रतिबल बटे आयतन विकृति। आयतन प्रतिबल बटे आयतन विकृति। और बच्चों ये आपके पास आ जाएगा आयतन प्रतिबल दाब में परिवर्तन के बराबर होता है। इसको सोल्व करेंगे तो बच्चों आएगा माइनस वी, और ये बनेगा डेल्टा पी बटे डेल्टा वी। और बच्चों माइनस वी, ये dp बाई dv का मान समतापी प्रक्रम के लिए dp बाई dv माइनस p बाई v के बराबर होता है। v एंड v कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया। और बच्चों k का मान किसके बराबर आ गया? p। स्पष्ट है कि समतापी प्रक्रम में गैस का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक गैस के दाब के बराबर होता है। ये बच्चों अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरह से प्रत्यास्थता का लॉजिक भी आ रहा है इसमें, और समतापी प्रक्रम के ढाल का लॉजिक भी इसमें प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए ये बार बार पूछा जाता है। तो समतापी प्रक्रम में स्पष्ट है कि समतापी प्रक्रम में गैस का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक स्पष्ट है कि समतापी प्रक्रम में गैस का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक गैस के दाब के बराबर होता है। स्पष्ट है कि समतापी प्रक्रम में गैस का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक गैस के दाब के बराबर होता है। अब अपन बच्चों जो छठी क्वांटिटी है वो पढ़ेंगे, और वो है समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य। समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य। आपको पता है बच्चों, समतापी प्रक्रम के लिए अवस्था समीकरण होता है PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट या P1V1 इक्वल टू P2V2। अब बच्चों समतापी प्रक्रम के लिए किया गया कार्य इंटीग्रेशन PdV होगा। कहां से कहां तक? V1 से लेकर V2 तक। अब बच्चों अपन P को गायब करते हैं, और P को कैसे गायब करेंगे अपन? P की जगह मैं कांस्टेंट बटे V कह सकता हूं इंटू dV। कहां से कहां तक बच्चों? V1 से लेकर V2 तक। कांस्टेंट को मैं बाहर लेता हूं, इंटीग्रेशन V1 टू V2 1 अपॉन V dV। अब बच्चों आपको पता है कि 1 अपॉन x का जो समाकलन होता है क्या होता है? log x।
तो या W आ जाएगा मेरे पास, C को बाहर ले लेता हूं और ये बनेगा बच्चों log V बेस E, कहां से कहां तक, V1 से लेकर V2 तक, और ये बनेगा C log V2 बेस E माइनस log V1 बेस E बराबर C इंटू log V2 बाई V1 बेस E, और बच्चों C की जगह P1 V1 कहा जा सकता है और log V2 बाई V1 बेस E। अब E के आधार को बच्चों 10 के आधार में बदलने के लिए, क्योंकि log का जो मान अपन को पता होता है वो किस पर पता होता है, 10 के आधार पे पता होता है, इसलिए इसको 2.303 P1 V1 इंटू log V2 बाई V1 बेस 10, ये बच्चों अपने पास आ गया समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य। इसको मैं ये भी कह सकता हूं कि 2.303 P1 V1 की जगह nRT1 कह सकता हूं मैं, और ये बन गया बच्चों log V2 बाई V1 बेस 10। तो इस टाइप से बच्चों आप समतापी प्रक्रम में किए गए कार्य के लिए आप व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। ये फाइनल रिजल्ट बच्चों कार्य के लिए आपको पता होना चाहिए। तो ये हुआ बच्चों अपने पास समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य। थोड़ा सा अब बच्चों आपको इसमें अपन को log की जरूरत पड़ेगी, तो थोड़ा सा अपन log की वैल्यू के बारे में देख लें। बच्चों अपने जो log टेबल दी होती है वो हमेशा 10 के आधार पर दी जाती है। log टेबल जो दी जाती है वो किसके आधार पर दी जाती है, log के 10 के आधार पर दी जाती है, जिसको साधारण, देखो बच्चों log दो प्रकार के होते हैं, वह लघुगणक, वह log जिसका आधार 10 होता है उसको अपन बोलते हैं साधारण लघुगणक बोलते हैं, और वह log जिसका आधार E होता है उसको प्राकृतिक या नेपेरियन लोगरिथम बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो आपको log की कुछ वैल्यू याद करनी है, और log के बच्चों जो 3 मूल नियम हैं वो आपको आने चाहिए। पहला नियम है log A इंटू B, ध्यान देना बच्चों, या log M इंटू N। ये बच्चों आपके पास बनेगा log M प्लस log N। log में गुणा जोड़ में बदल जाता है, log में गुणा किस में बदल जाता है बच्चों, जोड़ में बदल जाता है। log M इंटू N बराबर होता है log M प्लस log N। log का दूसरा नियम है log M बाई N इक्वल टू होता है log M माइनस log N। log में जो भाग होता है वो बाकी में बदल जाता है, भाग किस में बदल जाता है, बाकी में बदल जाता है, माइनस में चेंज हो जाता है। और तीसरा नियम है log M के पावर N बराबर होता है n log M, यानी log में जो घात होती है वो बार गुणा में आ जाती है। ये बच्चों log के मूल नियम हैं। फिर आपको कुछ वैल्यू ज्ञात करनी है, जैसे log 1 का मान जो होता है बच्चों वो 0 होता है। log 1 का मान कितना होता है, 0। log 2 का मान याद करना है और ये होता है 0.3010। इसी टाइप से बच्चों log 3 का मान भी आपको याद करना है और ये होता है 0.4771। अब इन रूल्स को यूज करते हुए अपन अन्य का log ज्ञात कर सकते हैं। जैसे log 4 का मान आपको चाहिए तो मैं 2 तरीके से निकाल सकता हूं, इसको 2 के पावर 2 कह दो या 2 इंटू 2 कह दो। तो 2 के पावर 2 कहूंगा तो ये बनेगा बच्चों 2 log 2 बेस 10 और ये आएगा 2 इंटू 0.3010
और ये आ जाएगा 0.6020 निकालोगे। इसी टाइप से अब बच्चों इसी टाइप से एक चीज और ध्यान रखनी है, log 10 बेस 10 का मान हमेशा कितना होगा 1। log a बेस a की वैल्यू बच्चों 1 होती है, लेकिन ध्यान रखना log 1 बेस 1 का मान 1 नहीं होगा, 0 ही होता है। log 1 का मान हमेशा 0 ही होता है। इन जनरल log a बेस a किसी संख्या और अगर बेस समान आ जाए तो उसका मान 1 होता है, 1 को छोड़कर। तो बच्चों जैसे log 5 की जरूरत पड़ी मेरे को 10 के बेस पे, तो कैसे ज्ञात करूंगा मैं? सिंपल सी बात है, इसको मैं log 10/2 कह दूंगा। और सोल्व कैसे करेंगे? log 10 माइनस log 2। log 10 का मान 1 होता है 0.3010 और अप्रोक्स आप ये कहेंगे कि 0.7। ऐसे ही बच्चों log 6 की जरूरत पड़ जाए तो क्या कहोगे? log 6 को आप कहेंगे log 2 × 3 और ये आ जाएगा बच्चों log 2 प्लस log 3। log 2 का मान पता है, log 3 का मान पता है और आप वैल्यू रख देंगे। इसी टाइप से log 8 का मान चाहिए तो क्या कहेंगे बच्चों? 2 के घात 3। 9 को क्या कहेंगे? 3 के घात 2। और इस टाइप से आप सभी का मान ज्ञात कर लेंगे। तो बच्चों जैसे कई बार आपको यह कहेगा कि एक गैस का ताप नियत रखते हुए यदि उसके आयतन को यदि गैस इतनी प्रसारित हो कि उसका आयतन प्रारंभिक आयतन का दुगुना हो जाए, 3 गुना हो जाए, 5 गुना हो जाए, 10 गुना हो जाए, तो बच्चों यहां पर अपन को log की जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों इस समतापी प्रक्रम में किए गए कार्य पर आधारित कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करेंगे।